मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डट कर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। Hey Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down, Cover your head. Hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA.
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती नतीजों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होने के बाद कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई पहुंची निर्णायक चरण में। वहीं एम्स नई दिल्ली में सोमवार से कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स होंगे शुरू। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63%। 6.5 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,50,000 से ज्यादा। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की करेगा समीक्षा। असम सरकार ने 3 हफ्तों के लॉकडाउन के दौरान सोमवार से गुवाहाटी में तमाम छूट देने का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों की तीसरी बैठक में लिया हिस्सा। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौर में लोगों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए नीतिगत उपायों को बैठक में किया साझा। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। पिछले 2 से 3 दिनों में मूसलाधार बारिश से मिली थोड़ी राहत। वहीं बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी एनडीआरएफ फंड में अंशदान करने की अनुमति। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,42,00,000 से भी ज्यादा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कल 70,000 से भी ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में से 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और खेल की खबरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में तीसरे दिन का खेल चढ़ा बारिश की भेंट। इंग्लैंड का खेल हुआ खराब। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी खबर, कोविड-19 के जंग के खिलाफ अब ये लड़ाई निर्णायक दौर में चली गई है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई देशों से वैक्सीन की प्रगति को लेकर भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। कई देशों में वैक्सीन विकास के चरण में है तो कई देशों में मानव परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि किस देश में सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार होगा। ऐसा में भारत भी वैक्सीन बनाने की रेस में पीछे नहीं है। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है और देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर ICMR के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। दरअसल भारत कोविड-19 का टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में प्रमुख रूप से शामिल हो गया है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिलने के बाद टीके का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक मिलकर जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बना रहे हैं, उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले चरण में 375 लोगों पर ट्रायल हो रहा है। इसी के तहत PGI रोहतक में शुक्रवार को 3 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ और अच्छी बात ये रही कि किसी पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हम सबके लिए हरियाणा में और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक कोविड की बीमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें PGIMS रोहतक एक है। बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का आज ह्यूमन ट्रायल रोहतक PGI में आरंभ किया गया। आज 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। भारत के साथ ही और कई और देशों में भी वैक्सीन से जुड़ी प्रक्रिया उन्नत चरण में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी इस रेस में आगे चल रही है। वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले उसका ह्यूमन ट्रायल जरूरी होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बन रही है उसका भी ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। वहां भारत में जन्मे दीपक पालीवाल पर इसका ट्रायल हुआ है। कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती बन गई है। शोधकर्ताओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र कारगर तरीका है वैक्सीन। ऐसे में तमाम संस्थान और देश विकराल होती बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन पर अपने संसाधन झोंक रहा है। न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़। जी, तो कोरोना के वैक्सीन को लेकर काफ़ी प्रगति हो रही है और इस बीच नई दिल्ली के एम्स में सोमवार से कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़े स्तर पर भारत का यहीं पर बायोटेक का बनाया गया कोवैक्सीन का परीक्षण ICMR कर रहा है और उसकी निगरानी में एम्स में 100 लोगों पर यह ह्यूमन ट्रायल होगा। 18 से 55 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में ले सकते हैं हिस्सा। ICMR कर रहा है इस ह्यूमन ट्रायल की निगरानी। एम्स में सोमवार से ये ह्यूमन ट्रायल शुरू होना है और एम्स में 100 लोगों पर यह ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। इस वैक्सीन का जो कोवैक्सीन जो भारत ने विकसित की है उसका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। 18 से लेकर 55 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, एम्स में सोमवार से ह्यूमन ट्रायल शुरू होना है। सभी लोगों का कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी होगी जांच। जो लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे उनके कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी जांच की जाएगी। स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकते हैं वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा, यानी कि वैसे ही लोग इसमें ले सकते हैं जो स्वस्थ हों। और एम्स नई दिल्ली में सोमवार से ये ट्रायल शुरू होंगे। इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। नीतेंद्र, ये ह्यूमन ट्रायल बिल्कुल शुरू होने जा रहा है और भारत के लिए इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि अब तक दुनिया के कुछ ही गिने चुने ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह के ह्यूमन ट्रायल शुरू हो पाए हैं और उसमें अब भारत भी ये शामिल हो गया और ठोस रूप से शामिल हो गया है, क्योंकि अब एम्स नई दिल्ली में
कल से यानी सोमवार से इस पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तौर पर लालचंद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के वैज्ञानिकों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि भारत की 2 कंपनियां वैक्सीन बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ रही हैं। तीसरी कंपनी भी है जो सीरम, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो भारत बायोटेक और आईसीएमआर की जो ज्वाइंट में मिलकर के ये वैक्सीन बनाया जा रहा है, उसकी क्लिनिकल परीक्षण अब शुरू हो गया है। 375 लोगों की पूरे देश में पहचान की गई जो वॉलंटियर हैं, जो ड्रग्स पे इस पे वैक्सीन पे ट्रायल कराना चाहते हैं। 15 जुलाई से इस पे शुरू हो चुका है परीक्षण का काम, लेकिन एम्स में सबसे बड़े पैमाने पर होगा और इसके लिए 100 लोगों को एम्स में चुना जाएगा और वो वॉलंटियर होंगे। इसके लिए एक एम्स ने नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, जो अपने हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं और स्क्रॉल पे भी चला रहे हैं। उस पे जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं जो 18 साल से 55 साल के उम्र के हैं, वो कॉल करके, एसएमएस करके या फिर ईमेल के जरिए वो वॉलंटरी अपने आप को ये बता सकते हैं कि वो क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनका बाकायदा पूरा टेस्ट होगा, कोविड का टेस्ट होगा, इसके अलावा लीवर, किडनी और तमाम ऐसे जो फंक्शंस हैं उसका टेस्ट होगा। ये सुनिश्चित किया जाए कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति हो और उन पर फिर ये क्लिनिकल ट्रायल होगा और फेज 1 और फेज 2 का जो ह्यूमन पे ट्रायल की जो अनुमति मिली है ड्रग कंट्रोलर जनरल की ओर से, तो उस पे तकरीबन 45 से 60 दिन का ये प्रोसेस होगा जिसमें उनको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से देखा जाए। और भारत की 2 कंपनियां जो भारत बायोटेक है और जायडस कैडिला है, ये बहुत आगे चल रहे हैं और सब कुछ अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता वैक्सीन की दिशा में मिलेगी और ये कोरोना के एक तरह से निर्णायक लड़ाई में एक शुरुआत माना जा रहा है। नितेंद्र, आम लोग से लेकर के तमाम लोग जो आम रहें या खास रहें, आज सबको इंतज़ार है कि कोरोना की वैक्सीन कितनी जल्दी आ जाए। अगर ये सब कुछ सही रहता है तो एक अनुमान के मुताबिक कब तक बाजार में लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, अगर सब कुछ सही चले तो? देखिए लालचंद, जो वैक्सीन है उसकी एक प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसकी क्लिनिकल परीक्षण होती है, उसमें एफिकेसी और उसकी एक तरह से क्वालिटी और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि वो कितना उस पर साइड इफेक्ट नहीं हो रहा हो। तो जो शुरुआती चरण की मैं बात कर रहा हूँ उसमें इंसानों पर जो शुरुआती ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है, ये कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी और 14 ऐसे रिसर्च संस्थान है पूरे देश में, वहां पर ये व्यापक पैमाने पर रिसर्च चल रहा है। तो तकरीबन 45 से 60 दिन की ये प्रक्रिया है, ट्रायल 1, ट्रायल 2 जो ह्यूमन पे होता है और उसके बाद जो डाटा आएगा उस पे उसकी वैज्ञानिक जांच करेंगे, जो आईसीएमआर की निगरानी में इसकी जांच होगी और उसके बाद आगे जो फर्दर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर वो प्रोडक्शन के लिए जाएगा। तो ये तकरीबन आप मान करके ये चले कि आम आदमी के लिए इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में आम आदमी की उपलब्ध है, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जरूरत होगी और सबसे पहले कैटेगराइजेशन किया जाएगा कि किनको पहले दिया जाए और सबसे पहले ये प्रायोरिटी दी जाती है कि जो फ्रंट लाइनर हैं, जो डायरेक्ट टच में है, मरीज को देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कोरोना वॉरियर है, जवान हो, उनको सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद आम आदमी को ये दिया जाएगा, उपलब्ध होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये खबर देने के लिए और बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जैसा नितेंद्र बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में ही कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। और इस बीच देश भर में रिकवरी दर को बढ़ाने और संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य भी अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार में जांच, संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। और बात असम की करें तो राज्य सरकार ने सोमवार से गुवाहाटी में तमाम छूट देने का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण गुवाहाटी में लगाए गए 3 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन के बाद अब कल से प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अनलॉक को लेकर राज्य सरकार ने बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये नई गाइडलाइंस आज शाम 7 बजे से लेकर 2 अगस्त की शाम 7 बजे तक पूरे कामरूप महानगर जिले में प्रभावी रहेंगी। अनलॉक के दौरान सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गाइडलाइंस के अनुसार संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अलावा नियमों का पालन करते हुए उद्योग और निर्माण गतिविधियों को भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी या सरकारी ड्यूटी को छोड़कर निजी वाहनों के सड़क पर आने पर रोक जारी रहेगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने 22 जुलाई से अगले आदेश तक लोगों को अंतर जनपदीय आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। केवल चिकित्सा और अंतिम संस्कार जैसी आपात स्थिति में ही आवाजाही की अनुमति होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक मिनी लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। इन 55 घंटों की पाबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। इस दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नियम बनाने की छूट दी गई है। वहीं दक्षिण में बेंगलुरु में एक हफ्ते के लॉकडाउन के चलते नियमों को बेहद ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार इस दौरान पूरे शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। सरकार बेंगलुरु मॉडल को दोबारा नए सिरे से लागू करने पर जोर दे रही है। ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग मजबूती से लागू किया जा रहा है। सरकार ने कोरोना के कंट्रोल रूम को विकेंद्रित कर जोनल कंट्रोल रूम तैयार किया है ताकि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कोविड-19 के लिए सेवाएं बेहतर और जल्द उपलब्ध हों। और वहीं केरल में राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम के तटीय इलाकों में क्लस्टर होने की पुष्टि की है। राजधानी तिरुवनंतपुरम का तटीय इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है। कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए गंभीर समस्या वाले इलाकों में संपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। तिरुवनंतपुरम में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18 जुलाई की आधी रात से 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इधर उत्तराखंड सरकार भी राज्य में कोविड संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और इन सब के बीच देश में कोविड-19 से संक्रमित 6.5 लाख से भी अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि कुल 6,53,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 62.93 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में करीब 18,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,58,692 है। कोरोना वायरस से अभी तक 26,273 लोगों की देश में मौत हुई है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 73 से भी ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 3,61,624 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,34,33,742 नमूनों की कुल जांच की जा चुकी है। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड महामारी के मद्देनजर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए G20 देशों के वित्त मंत्रियों की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। सीतारमण ने कहा कि G20 कार्य योजना कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट को देखते हुए ये प्रयास प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने चाहिए। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौर में लोगों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए नीतिगत उपायों को बैठक में साझा किया। उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार के $295 अरब के वित्तीय पैकेज का उल्लेख किया। बात राजस्थान के सियासी संकट की। वहां चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शनिवार को राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये शिष्टाचार भेंट थी। गहलोत ने राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में भी हालांकि कई कयास लगाए जा रहे हैं। बात बारिश और बाढ़ के कहर की। पूर्वोत्तर राज्य असम में पिछले 2 से लेकर 3 दिनों में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य के 26 जिलों के 2,678 गांवों में 27.5 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 79 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 और लोगों की जान चली गई। राज्य भर में 290 राहत शिविरों में 47,465 लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब जल स्तर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सहित इसकी कुछ सहायक नदियां अभी भी कम से कम 8 जिलों में कुछ क्षेत्रों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
और गुवाहाटी से हमारे संवाददाता कमल बोरा जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। कमल, थोड़ी सी राहत तो है कि जलस्तर भी घट रहा है, बारिश भी मूसलाधार बारिश से राहत मिली है, लेकिन इस बीच कुल मिलाकर राज्य की क्या स्थिति है और क्या राहत और बचाव कार्य ठीक से चल पा रहे हैं? जी बिल्कुल लालचंद, देखिए ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें तो ये थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो कुल आबादी है, मतलब लगभग 27 लाख से भी अधिक लोग अभी भी फिलहाल बाढ़ पीड़ित है 26 जिलों में। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ी है, तो इससे एक चीज हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हद तक यहाँ पे ये परिस्थिति गंभीर हद तक गया था। लेकिन जो सुधार देखने को मिल रहा है इस वक्त हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये परमानेंट सुधार है, क्योंकि बारिश का आशंका अभी भी बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकता है, सिचुएशन कभी भी जटिल हो सकते हैं। तो जिस तरीके से मेट डिपार्टमेंट की ओर से जो वार्निंग जारी किया गया है, तो आने वाले 3-4 दिनों में बारिश अभी भी होने का संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जरूर आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक राहत कार्य का सवाल है, परिस्थिति जैसे कैसे भी क्यों ना हो, राहत कार्य यहाँ पे जोरों से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लगभग 180 नाव कल भी इस कार्य में लगाया गया है। कल भी लगभग 500 से भी अधिक लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। तो राहत कार्य भी जोरों से चल रहा है। फिलहाल सभी सिचुएशन अभी बारिश के ऊपर डिपेंड है। आज भी हम लोग दिख रहे हैं कि ग्लूमी स्काई विद ब्लैक क्लाउड यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं। तो हालत कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन जो सुधार अभी फिलहाल दिखा है वो एक राहत की बात है अब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कमल। पूर्वोत्तर राज्य असम में कुछ सुधार है और इधर बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 2,88,000 से भी अधिक की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताज़ा स्थिति पर देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियातपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं, सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंगबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें तो 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान हैदर जुड़ चुके हैं पटना से। सलमान, संक्षेप में बताइएगा, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या बारिश से राहत मिली और क्या नदियों के जलस्तर में कुछ सुधार?
लालचंद, बारिश तो पिछले 3 दिनों से रुकी हुई है। एक जी। दो जगह, जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि एक दो जगह को छोड़ के बाकी जगह बारिश नहीं के बराबर हुई है। जी। और लेकिन इससे नदियों का बढ़ना रुक गया है। फिलहाल जो नदियां खतरे के निशान से ऊपर चली गई थी, जैसे महानंदा है, बागमती है या गंडक है, ये अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। तो खतरा तो बना हुआ है और साथ ही साथ कुछ नए इलाकों में पानी फैल गया है। जलस्तर कम होने का एक मतलब ये भी होता है कि पानी ज्यादा इलाकों में फैल जाएगा तो जी। इधर मुजफ्फरपुर में जो बूढ़ी गंडक है वो थोड़ा उफान पे है, क्योंकि बागमती में काफी पानी नेपाल से छोड़ा गया है। उसकी वजह से एक गांव में कई घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से वहां के लोग तटबंधों पर चले गए हैं। सूरत हाल ये है कि अभी जो स्थिति है उसके अनुसार ना तो हम बहुत इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं और ना ही बहुत बिगड़ना कह सकते हैं। हालात लगभग ज्यों के त्यों बने हुए हैं। और फिर जो राहत की जहां तक बात है, कम्युनिटी किचन, मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं और लोगों को पका हुआ खाना दिया जा रहा है। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। फसल की बर्बादी कितनी हुई है इस बारे में अभी असेसमेंट चल रहा है। राज्य सरकार का ये कहना है कि वो आकलन कर रहे हैं और जैसे ही हो जाएगा आकलन हम राहत की बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जरूर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट एक अहम अग्रिम चौकी का शनिवार को दौरा किया। रक्षा मंत्री के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नॉर्थ हिल चौकी पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा पर हालात के संबंध में उन्हें जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ बातचीत की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के निकट एक अग्रिम चौकी का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें हर हालात में देश की रक्षा करने वाले इन बहादुर और जांबाज सैनिकों पर गर्व है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन अमरनाथ गुफा के भी दर्शन किए। रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। शनिवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर 17 जुलाई की रात में कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी बलों द्वारा अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन में एक बच्चे सहित एक ही परिवार के 3 निर्दोष नागरिकों की मौत पर जोरदार विरोध दर्ज कराया। भारत पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत के निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही भारत ने सीमा पार आतंकवादी घुसपैठ को पाकिस्तान द्वारा जारी समर्थन और पाकिस्तानी सेना की ओर से की जाने वाली कवर फायर का भी विरोध किया। 2020 में अब तक पाकिस्तानी बलों द्वारा 2711 से भी अधिक बार युद्ध विराम उल्लंघन में 21 भारतीय मारे गए हैं और 94 घायल हुए हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम तय हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण 3 से 3.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। परिस्थितियां सामान्य होंगी तब हम 10 करोड़ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। आम सहमति बनी है। जिस दिन से शुरू हो जाएगा, धन संग्रह हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम ये काम 3 वर्ष में पूरा कर लेंगे। और अब बात दुनिया में कोरोना के हालात की। तमाम वैश्विक प्रयासों के बावजूद दुनिया भर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। विश्व में इस वक्त 1,42,10,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 6 लाख से भी ज्यादा इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,98,000 से भी ज्यादा पहुंच गई है और 1,39,000 से भी ज्यादा लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है। एक दिन में 70,000 से भी ज्यादा आए नए मामलों ने अमेरिका के कई प्रांतों के गवर्नरों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ के 50 में से 41 प्रांतों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। खेल जगत की खबर। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 469 रन का विशाल स्कोर बनाकर पारी घोषित की थी। दिन का खेल खत्म होने के समय वेस्टइंडीज की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन बनाए थे। पहली पारी में इंग्लैंड के बनाए स्कोर से वो अब भी 437 रन पीछे है।
बारिश की वजह से तीसरे दिन का खेल शुरू नहीं हो पाया। तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं खेली जा सकी और दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। मैच के पहले दिन भी पहले सेशन में 1 घंटे का खेल खराब हो गया था। पहले दिन मैच में 7